अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक इंटरव्यू हुआ है और ये इंटरव्यू पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान की टीवी पर वायरल है, मैसिवली वायरल है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है और इस इंटरव्यू को सबने हिलाकर इस इंटरव्यू ने सबको हिलाकर रख दिया है, बल्कि परेशानी बर्पा कर दी है। और पाकिस्तान में मैसिवली डिस्कस जो भी कमेंट्री हो रही है इस वक्त, वो इस इंटरव्यू के हवाले से हो रही है। नून लीग की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, उनके हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर है, और ये खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के भी अहकाम थे कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए। अडयाला जेल इसलिए भी है, चूंकि जब हुमायूं दिलावर साहब ने यह फैसला दिया था और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने साथ ही अहकाम भी जारी किए थे कि खान साहब को अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन फिर उन्हें अटक जेल में शिफ्ट किया गया। मुश्किल जेल है, कठिन जेल है, ज्यादा तकलीफ दे जेल है, ज्यादा मुश्किलात अटक जेल के अंदर हो सकती हैं। लेकिन जाहिर 51 दिन हो गए, वो शख्स वहां पर टूटा नहीं, वो शख्स एक कदम भी वहां से पर पीछे नहीं हटा। उसने कोई रोला नहीं डाला कि मेरे बीपी ऊपर हो गया, बीपी लो हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो रहे, मुझे दौरे पड़ रहे, मुझे मक्खियां खा रही हैं, मुझे काकरोचेस खा रहे हैं। और फिर ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि वो वहां पर अटक जेल के अंदर बैठकर कह के लगा रहा है कि मैं इनसे टूट नहीं रहा। तो अब ये खबर आई पाकिस्तानी मीडिया में कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कदरे आसान जेल इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर एक बी क्लास भी मौजूद है, ए क्लास भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में ना तो नईम साहब को समझ आया, ना मुझे समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आए तो बराए मेहरबानी बताइएगा। वो कहते हैं, लिखते हैं बल्कि ट्वीट में, कि जी बिल्कुल पता चला है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर एक लाइन की स्पेस देते हैं और नीचे लिखते हैं, लेकिन यह बात समझ से बाहर है कि अटक जेल में जब हमने कॉल की तो वो हमें यह बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अटक जेल के अंदर ही मौजूद हैं। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि जी बिल्कुल पता चला है, यानी हमें यह बताया गया, या पता चला है कि इमरान खान साहब को अटक से अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन यह बात समझ से बाहर है कि जब हमने उसके बाद अटक जेल में कॉल की तो अटक जेल की अथॉरिटीज ये बता रही हैं कि जी खान साहब यहां पर हैं। या तो ये दो इमरान खान है, एक अटक जेल में, दूसरे को अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, या फिर ये मामला कोई और है, या फिर समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। यानी ये चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें मैं और आप तो कम से कम नहीं समझ सकते। ये मामला ही कोई और है, ये मामला बहुत सारे ऐसा महसूस हो रहा है कि कानूनी नहीं है, ये कोई और मामला थे जिस तरफ चीजें चलती हुई महसूस हो रही। उसके बाद जिन तहरीक इंसाफ की खवातीन की जमानत हुई थी, जिनमें सनम जावेद साहब भी शामिल हैं, और तकरीबन 9 खवातीन की जमानत हुई थी, आज उनकी फैमिलीज ने एक तो उन्हें रिसीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब बाहर पुलिस भी खड़ी है, बाहर मुख्तलिफ इदारों के लोग खड़े हैं, लिहाजा हम जो ही इन्हें जेल से बाहर लेकर आएंगे, इन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कोट लखपत जेल के अंदर से ही उन खवातीन को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी इन खवातीन को तकरीबन 4-4 माह हो गए, एक लंबा टाइम हो गया, इनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक तो इनका ट्रायल ही नहीं शुरू होता था, लेकिन ट्रायल शुरू, अब उनकी जमानत हुई है, तो जमानत के बाद एक और केस में दोबारा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो कोट लखपत जेल के अंदर से गिरफ्तार किया है। अब जो खदीजा सिद्दीकी साहिबा है, बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा, जो इनकी वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के अंदर वो लाल बत्ती लगाकर लिखती हैं कि ह्यूमन राइट क्राइसिस पैदा हो गया है। 5 खवातीन जिन्हें जनाब कोट लखपत जेल से अचानक एक पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। वो कहती हैं कि वुमेन कैन नॉट बी, यानी ये इन खवातीन को लीगली जब सूरज यानी जब सनसेट हो जाए उसके बाद, यानी शाम के वक्त, आप किसी भी तौर पर इन्हें जेल से दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर ही नहीं सकते। ये इल्लीगली इन्हें एक पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि बराए मेहरबानी आवाज उठाएं, और वेक अप की कॉल उन्होंने दी है। इस बारे में सोचे कि खवातीन के साथ भी, यानी इससे पहले सोचा जा रहा था कि चले मर्दों को एक केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में उलझाया जा रहा है, लेकिन अब खवातीन को भी मुख्तलिफ केसेस में उलझाया जा रहा है। अब जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का है। मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेटर हैं, बड़ी तगड़ी पर्सनालिटी है। अगर ये आप ये कह दें कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर चंद एक पढ़ी लिखी, काबिल, एक अनबाइस्ड किस्म की, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाली, दुनिया के डायनामिक्स को समझने वाली शख्सियतें हैं, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं। इनके ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होता, और ये कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते जिसके अंदर वजन ना हो। पढ़ी लिखी शख्सियतें, दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। अब उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ एक बातें की हैं, बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान अब इनकी पकड़ से बाहर हो गया है, इमरान खान अब कंट्रोल से बाहर हो गया है, क्योंकि जिस लेवल की पॉपुलैरिटी, जिस लेवल का उरूज इमरान खान का है इस वक्त इमरान खान को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। वो कहते हैं कोई डील, कोई कानून, कोई डिस्क्वालिफिकेशन इस वक्त इमरान खान को नहीं पकड़ सकती, वो आपके हाथों से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। उसके बाद वो कहते हैं कि असल में इमरान खान को जनरल बाजवा साहब का जो एक था, एक जिस तरह से उन्होंने रिजीम चेंज की, और जो शहबाज शरीफ साहब की नालायकी थी, इन्होंने उसे इतना बड़ा बना दिया है कि अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इमरान खान को बीट करना तकरीबन चीजें नामुमकिन हो गई हैं। फिर ये सवाल उनसे पूछा गया कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक दरार है, एक कुछ लाइंस ड्रॉ हुई हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की एक ऐसी लड़ाई है
جیسے کاشق اور معشوق کی لڑائی ہوتی ہے. یعنی ان کی لڑائی تو سخت ہوگی لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو نہیں پتا کہ کس دن جفی پڑ جائے, یعنی کس دن دوبارہ سے ایک پیج پر چیزیں آ جائیں, کس دن دوبارہ سے ہواؤں کا رخ بدلنا شروع ہو جائے اور چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. اس کے بعد انہوں نے جو بات کی ہے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور یہ بات الارمنگ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل نہیں ہوگی بلکہ یہ مدرز آف آل ڈیل ہوگی, یعنی کہ دنیا پاکستان کی ہسٹری کی, پولیٹیکل ہسٹری کی شاید سب سے بڑی ڈیل ہوگی. اور اس کے بارے میں جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں بلکہ مدر آف آل ایگریمنٹ, عمران خان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ, ایک معاہدہ سائن کرنا ہوگا اور وہ معاہدہ, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے, ٹی او آرز ہوں گے, وہ ٹی او آرز اب عمران خان خود طے کرے گا اور اسی طرح سے وہ سارے معاملات آگے جائیں گے. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ غیر معمولی ہے. پاکستان کے اندر کے ایک پولیٹیشین جسے جیل کے اندر موجود ہے, اس سے پہلے جو ڈیل ہوتی رہی, ڈیل کر کے پولیٹیشین ملک سے باہر چلے جاتے تھے یا اپنی پولیٹیکل پارٹیز حوالے کر دیتے تھے, لیکن اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اب مدر آف آل ڈیلز, یعنی کہ تمام تر جو ڈیلز اس سے پہلے کر چکے ہیں ان کا خلاصہ نکال کر ایک معاہدہ, ایک ایگریمنٹ عمران خان کے ساتھ سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ خان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرے اور اس ایگریمنٹ کے اندر ایک فیس سیونگ ہو اور اس فیس سیونگ میں سسٹم خود کو اپنی جو ساکھ ہے اس کو مینٹین کر سکے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی ہے اور یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ صرف 18 ماہ عمران خان کا یہ جو میاں محمد نواز شریف ہے آپ اس کے اقتدار کو مان لیں, 18 ماہ کے بعد دوبارہ سے ایک رجیم چینج کریں گے اور آپ کو لے کر آئیں گے. اس کے اوپر عمران خان اگری نہیں کر رہے اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 ماہ تو دور کی بات ہے, ایک دن بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ملک بھر میں انتخابات کروائیں, صاف شفاف انتخابات کروائیں اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ نکلتا ہے ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں. لیکن جو انٹرویو مشاہد حسین سید صاحب نے دے دیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے, جس طرح سے وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اسے پکڑنا اور اس کی جو پولیٹیکل اب ایک پاپولیرٹی لیول ہے وہ اس لیول پر چلا گیا ہے کہ اسے ہرانا یعنی ووٹنگ میں, سرویز میں یا کسی بھی طرح سے وہ امپاسبل ہو گیا ہے, وہ ناممکن ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ لارجلی صرف پاکستان نہیں ہے, پاکستان کے اندر لوگ نہیں ہیں, اس کی وجہ اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں. یعنی پہلی دفعہ پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, پاکستانی ڈائسپورا دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, وہ پہلی دفعہ, یعنی اس سے پہلے اوورسیز پاکستانیز ٹیپیں بیچتے تھے, کیسٹیں بیچتے تھے, ریڈیو بیچتے تھے, کمبل بیچ دیے, پاکستان میں جناب وہ موبائل فون بیچ دیے, پیسے بیچ دیے, یہاں تک ان کا تعلق تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بین الاقوامی اتنے زیادہ سیمینارز ہوئے ہیں, بین الاقوامی انگیجمنٹ ہوئی ہے, اوورسیز پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی جھنڈے لے کر, نعرے لگا کر عمران خان کی شرٹیں پہن کر باہر نکلے ہیں. لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کا جو ریئیکشن پوری دنیا میں آیا ہے, جو بین الاقوامی پاکستانی ڈائسپورا کا ریئیکشن ہے, وہ تبھی اب نیچے آئے گا کہ پاکستان میں چلیں ہم مینج کر لیں گے, مجھے خاموش کروا لیا, فلانے کو, دوسرے کو, تیسرے کو خاموش, ہم لوگ وہ بھی جائیں گے. یہاں پر ظاہر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ حالات کیسے چلتے ہیں. لیکن جب انٹرنیشنلی جو پاکستان کا اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ دے مینز بزنس, دے آر ویری سیریس. انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑی ہیں بہت ساروں نے اور وہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں, چاہے برطانیہ ہو, کینیڈا ہو یا امریکہ ہو. واشنگٹن, وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جو پروٹیسٹ ہوا, احتجاج ہوا, دیٹ واز میسو, ہسٹورک. اس سے پہلے انڈینز کرتے تھے لیکن پہلی دفعہ پاکستانی کمیونٹی نے اتنا بڑا پروٹیسٹ کیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.